Hello students, today we will discuss about the seizure or you can say epilepsy. So what is seizure and epilepsy and what is the basic difference? To know about the seizure and epilepsy, आपको सबसे पहले समझना होगा कि सीजर और इपिलेप्सी में क्या डिफरेंस है। कभी कभी कुछ लोग इन्हें दोनों सेम समझ लेते हैं बट थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, तो हम पहले उसी को समझ लेते हैं। मान लीजिए ब्रेन में कुछ एक्टिविटी हो रही है। पहली बात तो जो सीज़र है और इपिलेप्सी है वो होता क्या है। सीज़र और इपिलेप्सी में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। क्या होती है? एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, या फिर आप कह सकते हैं डिस्चार्ज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो व्हाट इज़ सीज़र एंड इपिलेप्सी? सीज़र एंड इपिलेप्सी में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि अगर सीज़र की हम बात करें तो आपको जो एबनॉर्मल एक्टिविटी, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हो रही है वो सिर्फ एक बार हो रही है, वंस। और अगर हम इपिलेप्सी की बात करें तो ये एक्टिविटी मोर देन वंस हो रही है, जिसे हम रिकरेंट कहते हैं। द वर्ड रिकरेंट मीन्स मोर देन वंस। और अगर वो एक ही बार हो रहा है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज ब्रेन में एक बार हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं सीज़र। तो सीज़र और इपिलेप्सी, इपिलेप्सी वो बन जाता है, सीज़र जब बहुत बार होते हैं तो हम उसको कहते हैं इपिलेप्सी। अब आती है कि सीज़र को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सीज़र क्या होता है? इट इज़ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है? एबनॉर्मल। आपके ब्रेन में समथिंग इज़ गोइंग ऑन एबनॉर्मल, सम पार्ट ऑफ CNS, या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सम पार्ट में ये प्रॉब्लम हो रही है या फिर होल पार्ट में हो रही है। तो सीज़र में ध्यान रखिए कि आपका जो ब्रेन है उसमें या तो हम कोई एक पार्ट कवर कर रहे हैं या हम होल पार्ट कवर कर रहे हैं। इट में प्रोड्यूस सम एबनॉर्मल मोटर, सब एबनॉर्मल मोटर। मोटर मीन्स कि चलने फिरने में आपको प्रॉब्लम होगी, मोटर एक्सपीरियंस हो सकते हैं। सेंसरी आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर टेस्ट, ऑल्फैक्टरी एंड साइकोमोटर एक्सपीरियंसेस। तो सीज़र में ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, जैसे मोटर, सेंसरी एंड साइकोमोटर एक्सपीरियंसेस। सो ऑन द बेसिस ऑफ सीज़र नाउ वी विल डिफाइन इपिलेप्सी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इपिलेप्सी जो है वो क्या है? सीज़र का बार बार होना। तो यहाँ पर देखिए मैं फर्स्ट ही लाइन लिख रही हूँ, इफ़ ए पर्सन हैविंग इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है कंटिन्यूस नहीं होगा, होगा बंद होगा, होगा और बंद होगा। तो हैविंग इंटरमिटेंट, रिकरेंट, रिकरेंट मतलब अगेन एंड अगेन। तो रिकरेंट टेंडेंसी to develop, if a person having intermittent recurrent tendency to develop seizure। सीज़र अगर बार बार आपको हो रहे हैं अगेन एंड अगेन, दिस फिनोमिना इज़ नोन एज इपिलेप्सी। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा सीज़र और इपिलेप्सी में क्या डिफरेंस है। तो सीज़र अगर हम पहले लिखें तो सीज़र ही अगर रिकरेंट होगा, मतलब रिकरेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया? मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा। अगर सीज़र मोर देन वंस हो रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं इपिलेप्सी। सो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन इपिलेप्सी। आखिर होता क्या है? ये ब्रेन में मैं आपके दो न्यूरोट्रांसमीटर आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक हमारा है एक्साइटेटरी और दूसरा है इनहिबिटरी। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हम जानते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ग्लूटामेट होता है। और अगर हम इनहिबिटरी की बात करें तो वो हमारा होता है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल ही शो करूँगी। जैसे एक्साइटेटरी हो गया आपका ग्लूटामेट और इनहिबिटरी हो गया आपका गाबा, गाबा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। तो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों क्या करते हैं? अपने रिसेप्टर पर बाइंड करेंगे, और एक जो एक्साइटेटरी है मीन्स जो ग्लूटामेट है, जब वो अपने रिसेप्टर पर, अपने रिसेप्टर कौन है इसका रिसेप्टर होता है NMDA रिसेप्टर। तो जब ये अपने NMDA रिसेप्टर पर बाइंड करता है, क्या करता है? बाइंड होने के बाद कैल्शियम चैनल को ओपन करता है। कैल्शियम चैनल जैसे ही ओपन होते हैं, मतलब अंदर की तरफ आते हैं, तो इसे हम कहते हैं एक्साइटेटरी एक्शन ऑफ ग्लूटामेट, क्योंकि इसने किसको ओपन किया है? कैल्शियम चैनल को ओपन किया है। और कैल्शियम का ओपन होना
एक्साइटमेंट कहला रहा है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहला रहा है। तो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ग्लूटामेट है, उसका फंक्शन होता है कैल्शियम चैनल को ओपन करता है। दिस इज़ वन थिंग। तो ये ब्रेन में हो रहा है एक्साइटेटरी में। अगर इनिबिटरी की हम बात करें तो इनिबिटरी में हम देख सकते हैं द एग्जांपल ऑफ गाबा विच इज स्टैंड फॉर गाबा अमीनोब्यूटारिक एसिड, जो अपने गाबा रिसेप्टर पर बाइंड करता है और ये कैल्शियम चैनल को ओपन नहीं करेगा, ये ओपन करता है क्लोराइड चैनल को। तो ये इनिबिटरी है। कैसा है? इनिबिटरी। ओपन तो करता है क्लोराइड चैनल को, बट इसका जो एक्शन है क्लोराइड चैनल को ओपन करना, ये इसका इनिबिटरी एक्शन है। और जब इधर कैल्शियम चैनल ओपन हुए थे तो ये कैसा एक्शन था? एक्साइटेटरी। तो इधर जो इनिबिटरी एक्शन है वो किसकी वजह से आ रहा है? ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल। तो क्लोराइड चैनल अगर ओपन होते हैं तो हम कहते हैं इनिबिटरी एक्शन होता है, और अगर कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं तो हम कहते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हुए हैं। तो ये दो जो चीज़ें हैं, दोनों एक्साइटेटरी और इनिबिटरी, दोनों ही हमारे ब्रेन में काम करते रहते हैं। तो कैसे हमें इपिलेप्सी या सीज़र होता है? सो व्हाट इज़ हैपनिंग इन इपिलेप्सी एंड सीज़र? इपिलेप्सी एंड सीज़र के केस में हम जब देखेंगे कि हो क्या रहा है ब्रेन में, तो बेसिकली देखिए एक्साइटेटरी और इनिबिटरी दो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो हमने अभी बात की, ग्लूटामेट और गाबा की। ये दोनों के दोनों जब बैलेंस में हैं आपके ब्रेन में, इनकी जो डिस्चार्ज है, इनका जो न्यूरोट्रांसमीटर जो निकल रहे हैं न्यूरॉन से, वो अगर बैलेंस कंडीशन में है तो आप भी बैलेंस हैं, मतलब नॉर्मल ब्रेन है आपका। लेकिन अगर हम इपिलेप्सी और सीज़र की बात करें तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो आपका ये बैलेंस है ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब या तो एक्साइटेटरी ज़्यादा हो जाए, इनिबिटरी कम हो जाए, इनिबिटरी ज़्यादा हो जाए, एक्साइटेटरी कम हो जाए। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम कि पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से जो डिजीज़ है उसे हम कहते हैं इपिलेप्सी और सीज़र। तो बेसिकली द एबनॉर्मल फायरिंग ऑफ excitatory and inhibitory neurotransmitter is known as epilepsy or seizure. Abnormal firing of excitatory and inhibitory neurotransmitter is known as epilepsy or the seizure. सो नाउ ये जो कंडीशन है, जो इपिलेप्सी और सीज़र की कंडीशन है, वो कैसे कैसे हो सकती है? तो ये कंडीशन जो है आपकी वो आ सकती है आपकी बेसिकली जो फर्स्ट है वो जेनेटिक भी हो सकती है। अगर आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम है तो जेनेटिक आपको इपिलेप्सी और सीज़र देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपके ब्रेन में ट्यूमर हो जाए या फिर आपकी इंजरी हो जाए, तो इन कंडीशन की वजह से आपको इपिलेप्सी या सीज़र हो सकते हैं। Infection is also responsible. So let's talk about the types of seizure और epilepsy. Types of seizure और epilepsy को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा partial और focal seizure, एंड सेकेंड जो होता है वो होता है generalized seizure. फर्स्ट partial एंड सेकेंड इज generalized seizure. पार्शियल और फोकल, नाम से पता चल रहा होगा पार्शियल और फोकल क्या है। अगर हम ये ब्रेन के दो हेमिस्फीयर बना लें यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि जैसे पार्शियल की अगर हम बात करें तो ब्रेन का एक पार्ट, ब्रेन का या तो कोई एक पार्ट या फिर ब्रेन का एक हेमिस्फीयर हम कह सकते हैं। इस सीज़र में जो पार्शियल फोकल सीजर्स होते हैं, इसमें ब्रेन का कोई एक हेमिस्फीयर या एक पर्टिकुलर रीजन वही इफेक्टेड होता है, इसलिए इसका नाम है पार्शियल। तो डेफिनेशन क्या है? इफ वन पार्ट ऑफ द ब्रेन वन हेमिस्फीयर इज अफेक्टेड, द कंडीशन इज नोन एज पार्शियल सीजर और फोकल सीजर। पार्शियल का मतलब जानते हैं ना, थोड़ा सा पोर्शन, पार्शियल होता है थोड़ा, नोन एज पार्शियल और फोकल सीजर। पार्शियल को अगर हम देखें तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पार्शियल को हम दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है सिंपल पार्शियल, और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स पार्शियल। सिंपल के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, कैसे आप इसको याद रखेंगे? देखिए जो सिंपल है मतलब कॉन्शियस बना रहेगा, मतलब आप जो हैं कॉन्शियस रहेंगे और अवेयरनेस भी रहेगी।
सीज़र आने के बाद आपको याद रहेगा कि आपको सीज़र आया था और सारी चीज़ें पता रहेंगी। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में अवेयरनेस बिल्कुल तरीके से चली जाएगी, मतलब कि आप अनकॉन्शियस जैसे ही होंगे। सीज़र आएगा, एपिलेप्सी का दौरा पड़ा आपको, तो क्या हुआ कि अनकॉन्शियस होने के बाद आपको ये पता नहीं चलेगा कि उस वक्त उतने ड्यूरेशन में क्या हुआ है, किसने आपको उठाया वहाँ से, कौन आपको पानी पिलाया, क्या हुआ, ये चीज़ें आपको कुछ पता नहीं रहेगी। तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल। नेक्स्ट बात करते हैं हम जनरलाइज्ड सीज़र की। जनरलाइज्ड सीज़र जो होता है उसकी अगर हम बात करें तो ये दोनों हेमिस्फीयर को इफ़ेक्ट करता है, मतलब कि ब्रेन के जो दोनों हेमिस्फीयर हैं, राइट एंड लेफ़्ट, दोनों ही पार्ट में आपको इसके सिम्टम्स दिखेंगे। जबकि पार्शियल में जो प्रॉब्लम होती थी वो किसी एक पार्ट में होती थी। तो जनरलाइज्ड जो होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ओवर द ब्रेन, मतलब कि पूरा का पूरा ब्रेन इसमें कवर किया जाता है। बोथ हेमिस्फीयर में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो हेमिस्फीयर है वो दोनों के दोनों इन्वॉल्व होंगे। पार्शियल में केवल एक हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होता है। जनरलाइज्ड की बात करें तो ये हमारे कई टाइप का होता है, जैसे कि इसमें होता है टोनिक, सेकंड होता है क्लोनिक, थर्ड होता है टोनिक क्लोनिक, और एंड फोर्थ होता है इसमें एटोनिक, और जो आपका लास्ट है वो होता है मायोक्लोनिक। तो लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। तो हम देख लेते हैं अब ये टोनिक एंड क्लोनिक, और जो नेक्स्ट है वो है हमारा टोनिक क्लोनिक। फोर्थ नंबर पे आता है टोनिक क्लोनिक के बाद एटोनिक, और जो लास्ट है वो होता है हमारा मायोक्लोनिक। तो कैसे आप इसे याद रखेंगे? देखिए, जो टोनिक है उसमें आपकी जो पूरी बॉडी की मसल्स हैं वो एकदम स्टिफ हो जाती हैं, स्टिफन्स हो जाती हैं, मतलब कि आपकी जो बॉडी है उसकी मसल एकदम अकड़ जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी। तो इफ़ द बॉडी स्टिफ द सीजर टाइप इज़ टोनिक। अगर आपको क्या होता है, मसल्स आपकी स्टिफ हो जाती हैं, पूरी बॉडी आपकी स्टिफ हो जाएगी, एकदम हो जाएगा जैसे बॉडी अकड़ जाती है, और आप कहाँ गिर जाएंगे, पीछे की तरफ गिर जाएंगे, बैकवर्ड इसमें बेसिकली देखा गया है। टोनिक जब आपको स्टिफ हो जाती है बॉडी तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्लोनिक में जो आपकी मसल्स हैं वो जर्क का मतलब होता है सडनली, मतलब कि अचानक से आपको एक झटका सा लगेगा। तो बॉडी जर्की सी होती है, झटका लगेगा और आप आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो क्लोनिक में जो पहचान है वो क्या है, एकदम से झटका सा लगेगा आपको लगेगा जैसे किसी ने आपको धक्का दिया है, झटका सा लगेगा और आपकी बॉडी आगे की तरफ फॉरवर्ड गिर जाएगी। टोनिक क्लोनिक में क्या होगा कि पहले स्टिफनेस आएगी और फिर जर्क होगा। नाम से पता चल रहा है टोनिक क्लोनिक, टोनिक मतलब पहले स्टिफनेस और फिर जर्क। नेक्स्ट आता है एटोनिक। एटोनिक मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगा, फेंट हो जाएंगे आप। इसमें फेंट बाकियों में भी हो रहे थे। तो ऐसा इसमें स्पेशल क्या होता है, इसमें क्या होता है, सडन लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ। एटोनिक, अचानक से जैसे आप चल रहे हैं और अचानक से आप क्या हो गया, आप गिर गए। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम एकाइनेटिक भी कहते हैं, या आप इसे क्या कहते हैं, ड्रॉप अटैक भी कहते हैं, कि आप अचानक से गिर जाते हैं। तो आप इसे ड्रॉप सीज़र के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि अचानक से आपकी जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई और आप गिर गए। नेक्स्ट आता है मायोक्लोनिक। मायोक्लोनिक क्या होता है, क्विक जर्क। क्विक जर्क का मतलब क्या है, मायोक्लोनिक और क्लोनिक में क्या डिफरेंस है। क्लोनिक जो होता है वो जर्की बॉडी होती है, तो वो थोड़े टाइम के लिए होती है और आप आगे की तरफ गिर जाते हैं, मतलब ये क्विक नहीं होती है। अब इसमें क्या होगा, अचानक से आप खड़े हुए हैं, प्लेट लेके खड़े हुए हैं, अचानक से आपने प्लेट फेंक दी, तो वो क्या हुआ, ये एक जो क्विक एक सिंगल जो जर्क आएगा उसे आप कहते हैं मायोक्लोनिक। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी और यू कैन से द सीजर। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सारे सिम्टम्स आप सभी को पता है कि फर्स्ट है स्टेरिंग, इंसान ना अचानक से घूरता रहेगा। सेकंड है जर्किंग। जर्किंग का मतलब होता है क्या, जर्किंग का मतलब होता है जर्क आना, मीन्स कि आपकी जो बॉडी है वो जर्क में आ जाएगी, झटके में आ जाएगी। थर्ड स्टिफनिंग, स्टिफ हो जाएगी बॉडी। जो हमने ये जितने भी टोनिक क्लोनिक पढ़ा है तो ये सारे सिम्टम्स हम देख चुके हैं। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आप बेहोश हो जाएंगे। ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो आप इसमें और भी सिम्टम्स लिख सकते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है एपिलेप्सी तो आपको जितने भी सिम्टम्स लगते हैं कि ब्रेन में अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो क्या क्या आपके सिम्टम्स हो सकते हैं, फॉलिंग सडनली, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये सारे सिम्टम्स हमें एपिलेप्सी
और सीज़र के देखने के लिए मिलते हैं। हाउ यू कैन डायग्नोस द एपिलेप्सी और द सीज़र। तो डायग्नोस करने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। जितने भी ब्रेन से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, जैसे कि हमारा सीटी स्कैन आप करा सकते हैं और एमआरआई करा सकते हैं, नेक्स्ट आप ईईजी करा सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि आपको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम और सीज़र की जो प्रॉब्लम हो रही है वो एपिलेप्सी है भी या नहीं है, ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। ट्रीटमेंट सिंपल सा ये है कि आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जो बहुत ज़्यादा इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एपिलेप्सी है या नहीं है।